हमास इजराइल के बीच जंग पिछले करीब 2 साल से जारी है। इजराइल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के हमले अब इंसानियत की तमाम हदें पार करते नजर आ रहे हैं। इस जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अब हमास के प्रवक्ता अबू ओबैदा का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दावा करते दिख रहे हैं कि हमास अब नई टैक्टिक्स और मेथड अपना रहा है और अगर इजराइल आगे जंग जारी रखता है तो उसे अपने सैकड़ों सैनिकों की अर्थियां उठानी पड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि गाजा से बंदियों को रिहा करने के समझौते को इजराइल ने अस्वीकार किया। हमास ने इजराइल के साथ साथ अरब और इस्लामिक देशों पर गुस्सा निकाला है। 6 मार्च 2025 में आखिरी बार अल कसाम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू ओबैदा का वीडियो संदेश सामने आया था, जिसके बाद अब ये वीडियो आया है जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि अब फिलिस्तीनी लड़ाके दुश्मनों को चौंकाने के लिए नए तरीके और रणनीतियां अपना रहे हैं। अबू ओबैदा ने अपने संदेश में दुनिया भर के उन लोगों को शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाई। अबू ओबैदा ने कहा, في المقابل فإننا نتوجه بالتحية لشعبنا العزيز المبارك في يمن الحكمة والإيمان ولقواته المسلحة ولإخوان الصدق أنصار الله الذين أذهلوا العالم بثباتهم وصدق مواقفهم مع فلسطين وغزة وأهلها ومجاهديها. Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. وقد حاول مجاهدونا في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود الصهاينة، كاد بعضها أن ينجح لولا إرادة الله أولا، ثم بسبب استخدام العدو لأسلوب القتل الجماعي لجنوده المشكوك في تعرضهم لمحاولات أسر. इसके अलावा अबू ओबैदा ने कहा, दुश्मन ने जब से संघर्ष विराम को तोड़कर फिर से हमला शुरू किया है 4 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान हमने सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को मार गिराया या घायल किया और हजारों सैनिक मानसिक तनाव और डर से परेशान हैं। हमारे लड़ाकों ने इस लंबी जंग से बहुत कुछ सीखा है और अब वे नए तरीके अपनाकर दुश्मन को चौंका रहे हैं। अबू ओबैदा ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर ज़ायोनी दुश्मन की आतंकवादी सरकार गाजा पट्टी में नरसंहार जैसी इस जंग को जारी रखने का फैसला करती है तो वो अपने सैनिकों की लाशों के ताबूत उठाने का फैसला करेगी, जबकि हमारा दुश्मन दुनिया की सबसे ताकतवर ताकतों से लगातार हथियार और गोला बारूद पा रहा है। उन्होंने मुस्लिम देशों पर भी निशाना साधते हुए कहा, हमारी उम्मत की सरकारें और ताकतें बस तमाशा देख रही हैं, जबकि फिलिस्तीन में उनके अपने भाई बहन भूख प्यास और दवा की कमी से मर रहे हैं। हजारों मासूमों का खून इस्लामी और अरब देशों के नेताओं, बुद्धिजीवियों और आलिमों के सिर पर है, जो चुप रहकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। इस साल जनवरी में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम हुआ था वो अब मार्च में टूट गया है। इसके बाद इजराइल ने दोबारा गाजा पर बमबारी शुरू कर दी, जिससे मानवीय संकट और गहरा गया है। तब से अब तक युद्ध विराम की कई कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार प्रयास असफल रहा और अब अबू ओबैदा ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है। ऐसे में देखना होगा कि इस आरोप का जवाब क्या नेतन्याहू देते हैं या नहीं। इसराइल ईरान में 12 दिन के युद्ध के दौरान इसराइल को भारी नुकसान हुआ। हालांकि ईरान ने भी काफी कुछ खोया, लेकिन इन सब के बीच कई बड़े खुलासे हुए, जिसे हम एक एक करके आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दरअसल अमेरिका अब अपने ही बनाए रक्षा ढांचे में दबाव महसूस कर रहा है। एक नई एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक सिर्फ 25% बचा है। इस हालात की एक बड़ी वजह के रूप में हालिया इसराइल ईरान टकराव और यूक्रेन में जारी मिसाइल युद्ध को माना गया, जिसने अमेरिका की उत्पादन क्षमता को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस टकराव में ईरान का पक्ष भी सामने आना जरूरी है। ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी, जो देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट बिल को 120 सांसदों का समर्थन मिला है और इसका मकसद है बढ़ा हुआ सैन्य बजट, अधिक फंडिंग और तेजी से सेना की तैयारी। सिर्फ बिल ही नहीं,
पिछले साल ईरान ने अपने डिफेंस बजट में 200% की बढ़ोतरी की थी और अब अगले साल के लिए अनुमानित सैन्य बजट 46 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह दिखाता है कि तेहरान अब किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं ले रहा। इस विधेयक की तैयारी में ईरान के शीर्ष सैन्य अफसर, रक्षा मंत्रालय और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर भी शामिल रहे। उनका कहना है कि इसराइल और अमेरिका से मिल रही खुली युद्ध जैसी धमकियों के बीच ईरान को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं को मजबूत करना होगा। तेहरान का तर्क है, जब बार बार उसके राजनयिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले होते हैं, जब उसकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है, तो जवाब देना तो उसका अधिकार है, न कि आक्रामकता। इसी साल अप्रैल में दमिश्क स्थित ईरानी काउंसलेट पर हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलें दागी, लेकिन उसने यह कार्रवाई पहले से चेतावनी देकर की ताकि जान माल की क्षति कम हो। ईरान ने इसे संतुलित और सीमित प्रतिक्रिया बताया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वही अमेरिका की स्थिति कुछ और है। उसका इंटरसेप्टर स्टॉक लगातार घट रहा है। यूक्रेन को मिसाइल सुरक्षा देने के दबाव में और इसराइल को समर्थन देने के चलते अब खुद अमेरिका की रक्षा तैयारियां कमजोर हो गई। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर एयर डिफेंस हथियारों की मांग इतनी तेज है कि अमेरिका की उत्पादन क्षमता इसे पूरा नहीं कर पा रही। इधर खबर है कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह मांग की है कि वे ईरान पर जल्द ही फिर से हमला करेंगे। रिपोर्ट बताती है कि ट्रंप ने इसका विरोध भी नहीं किया। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका अब पैट्रियट मिसाइलों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पैट्रियट जैसी मिसाइलें हर हफ्ते नहीं बनती और युद्ध हर दिन हो रहा। ईरान के संसद में अब यह भावना तेज हो गई कि सैन्य तैयारी सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। तेहरान अब सिर्फ जवाबी हमला करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, वह अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। सैन्य निवेश, क्षेत्रीय कूटनीति और घरेलू स्थिरता, तीनों पर उसकी नजर है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या अमेरिका और उसके सहयोगी सिर्फ हथियारों की होड़ से सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं या फिर उन्हें भी पश्चिम एशिया की नई हकीकत को समझते हुए संवाद की जरूरत है। रेड सी एक समय का व्यस्त व्यापारिक समुद्र मार्ग जो अब धीरे धीरे युद्ध क्षेत्र में बदलता जा रहा है, क्योंकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते 2 जहाज इंटरनिटी सी और दूसरा मैजिक सीज पर हूतियों ने मिसाइल, ड्रोन और बोट हमले किए थे। इन हमलों ने जहाजों को डुबो दिया और कम से कम इसमें 4 नाविक भी मारे गए थे।